गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन पढ़े थे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, है ना। तो वहीं तक डिफरेंशिएशन में होता है। वैसे तो देखो कैलकुलस तो बहुत बड़ा टॉपिक है ना, लेकिन वो ज्यादा चीज आप मैथ्स में ही पढ़ोगे इसकी। आप यहाँ पे तो हम वही चीज पढ़ रहे हैं जो फिजिक्स के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है ना। तो कैलकुलस तो पूरे मैथ्स का पार्ट है और मैथ्स में भी यही चीजें आएंगी, कोई अलग चीज नहीं है। इसी का और थोड़ा सा मैथमेटिकल वेज होगा। यहाँ पे तो जस्ट हम इसको फिजिक्स अपनी आसान करने के लिए पढ़ रहे हैं। वह फिजिक्स में जहाँ पे अप्लाई होगा वहाँ पे हम इसको यूज कर पाए, इसलिए पर्पज है, ठीक है नहीं। आपका कोई मैं ऐसे न्यू ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी एक व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है 11th क्लास के डाउट्स का, उसी में आपको इंक्लूड कर दूंगा। मैं आपके ग्रुप में लिंक भेज दूंगा आज, तो उसी को आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि 2 ग्रुप होगा ना तो उसको मैनेज करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है ना। एक बार एक ग्रुप रहता है तो सही रहता है। उसमें क्या है, आपकी जो काम की चीज है उस पर आप फोकस करो, है ना। कोई आगे की चीज अगर कर भी रहा है, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, है ना भाई। आपके और जो बैच 1 बैच 2 इसमें ये डिफरेंस है कि वो थोड़ा आगे हैं, आप थोड़ा पीछे हो, है ना। तो कंटेंट तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है। तो जो भी आपके लिए चीजें उसमें होंगी वो आपके लिए मैं हमेशा आपके बैच का नाम लेके डाला करूंगा, दिस इज फॉर बैच, है ना। और जो भी डाउट्स वगैरह उसमें आप पूछो, हो सकता है कि आपको मेरी जरूरत नहीं पड़े, वो उसमें स्टूडेंट से खुद ही बता दें, है ना। कई बार स्टूडेंट से बता देते हैं, उसमें आपस में डिस्कशन होते रहता है। वो आपको वही उसी ग्रुप का मैं आज लिंक भेज दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर, है ना। आज इवनिंग में भेज दूंगा मैं आपको 7:30 क्लास के बाद, है ना। उसमें ही आप अपने डाउट्स रेज कर सकते हो और जो भी असाइनमेंट्स वगैरह हैं वो उसी ग्रुप में आपको मिलते रहेंगे। रिकॉर्डिंग की लिंक है ना। रिकॉर्डिंग की लिंक मैं हर ग्रुप में डालता हूँ, है ना। तो वो ग्रुप हो जाएगा तो ग्रुप में डाल दूंगा, इंडिविजुअल जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, उस ग्रुप के थ्रू ही आपको रिकॉर्डिंग भी मिलती रहेंगी। बहुत बार मैंने सोचा कि अलग ग्रुप बनाने से ना अननेसेसरी वो 2 ग्रुप को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। तो सारे 11 के तो हैं और सबको एक साथ ही आईडी देनी है। ऐसा थोड़ी है कि बैच 3 बाद में देगा, है ना। बैच 1 बैच 2 पहले ज्वाइन किया था तो उसको पहले आईडी हो जाएगी, है ना। उनका इंटरेस्ट पहले होगा, और बैच 3 जो कि बाद में ज्वाइन किया था तो बाद में। सबका एग्जाम तो सेम टाइम पे होगा, है ना। कि भाई जब भी आप 2021 में एग्जाम दोगे तो सेम टाइम में 2022 में जब आप एग्जाम दोगे तो सेम टाइम में एग्जाम, तो टारगेट सबका सेम ही है। कई बार उससे आपको और अच्छा लगेगा कि भाई कई हायर लेवल के क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं, है ना। अगर आपने पढ़ लिया तो उसको सॉल्व कर लो, नहीं पढ़ लिया तो इग्नोर कर लो, है ना। जो चीज आपने पढ़ी उसी पर फोकस करो। बस ये फिजिक्स में ये होता है कि आप जो है ना क्लास रेगुलर रहा करो, है ना। ये रेगुलरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स। जहां आपने एक क्लास कोई मिस की तो फिर आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, ये ध्यान रखना। कभी कोई क्लास आप मिस करो, है ना। और रिकॉर्डिंग के भरोसे में रहना कि रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी नहीं। लाइव क्लासेस और रिकॉर्डिंग अलग चीज होती है ना। वो रिकॉर्डिंग के भी बहुत ज्यादा वो रिकॉर्डिंग तो इसलिए होती है, कभी आपको कोई चीज अगर रिवाइज करनी है तो आप देख सकते हो, या कभी आप बहुत इमरजेंसी हो गई क्लास नहीं कर पा रहे हैं तो कर सकते हैं। वो क्लास का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता एकदम रेगुलरली। कई बार मैंने देखा है एक स्टूडेंट बहुत दिन से यही कर रहा था 12th क्लास का, है ना। क्योंकि रिकॉर्डिंग रहती है तो कभी बीच में चला जाता था, कभी छोड़ देता था, तो उसके मार्क्स ना एग्जाम में कम आने लगे। तो फिर से वो रेगुलर हो गया, उसको समझ में आ गया कि ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे तो फिर चीजें मेरे हाथ से निकलती जाएंगी। जब मार्क्स उसके एग्जाम में कम आने लगे, जो यहाँ पे टेस्ट होते हैं, तो अपने आप ही वो फिर से रेगुलरली क्लास, तो आप जब रेगुलरली क्लास करने लगा ना, रेगुलर हो गया तो अपने आप ही उस पर मार्क्स आने लगे। तो ध्यान रखना और चीजें उसको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगी, तो वो इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, चलो तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक, वी स्टार्ट विद द इंटीग्रेशन, है ना। यहाँ पे जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट विद द इंटीग्रेशन, है ना। इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं, है ना। बस वो जो बोकारो के स्टूडेंट्स हैं ना, उनका मेरे पास कोई ग्रुप नहीं है, तो आप मुझे एक बार इंडिविजुअल मैसेज कर देना, कोई भी एक बोकारो का स्टूडेंट, है ना, कि तो मैं उसमें आपको लिंक भेज दूंगा, आप लोग आपस में आप लोग शेयर कर लें डाउट्स ग्रुप का लिंक। जी, बाकी का तो मेरे पास ग्रुप बने हुए हैं यहाँ पे, लेकिन आपके ग्रुप का मेरे को एक्सेस नहीं, है ना। तो आपके पास पर्सनल मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप मैसेज कर देना, कोई भी एक इसमें,
और फिर आपस में आप शेयर कर देना। ये आप आ जाएगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दोगे तो मैं इस पर लिंक भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उस पर ज्वाइन करें तो आप भी डिस्कशन फोरम में आ जाओ। है ना, बहुत अच्छा डिस्कशन होता है, आप ये नहीं करो कि ऐसी ऐसी चीजें उसमें डिस्कशन होती है, काफी अच्छे लेवल पे सब चीजें की तैयारी हो तो उससे काफी फायदा होता है। तो वही हमारा, तो चलो ये हम स्टार्ट जो आज करेंगे वी स्टार्ट विद द इंटीग्रेशन। है ना, तो आपको पता ही है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। है ना, कि जब भी हम बात करते हैं तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। है ना, कि डिफरेंशिएशन का क्या होता है, जैसे कि आपका ये रिवर्स प्रोसेस होता है। या इंडायरेक्टली अगर हम बोले तो इंटीग्रेशन इज द समेशन ऑफ, है ना, समेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्वांटिटी। जब बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्वांटिटी को हम ऐड करना चाहते हैं तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका इंटीग्रेशन। है ना, जैसे कई बार मैं अगर ऐसा बोलता हूँ कि भाई सिग्मा एक्स, है ना, तो सिग्मा एक्स का मतलब एक्स की बहुत सारी क्वांटिटी को हम ऐड कर रहे हैं। तो अगर बहुत लार्ज क्वांटिटी है तो उसके लिए सिग्मा की बजाय हम इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे। तो दोनों चीजें कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन और दूसरा चीज है कि इंटीग्रेशन इज द समेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्वांटिटी। बहुत लार्ज नंबर के अगर स्मॉल क्वांटिटी को ऐड करना है तो उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, जैसे कि आपका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि कोई भी अगर फंक्शन है, यहाँ पे मैंने इस तरह से कोई फंक्शन ले लिया, फंक्शन कुछ भी हो सकता है, तो फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे कि अगर मैं इसको फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं, है ना, तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव आ जाएगा। है ना, कि कोई भी अगर फंक्शन है, फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से डेरिवेटिव आ जाएगा। इसी को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, चलिए आपका डेरिवेटिव, कि आपने किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो डेरिवेटिव आ गया। अगर मैं इस डेरिवेटिव को वापस से इंटीग्रेट कर दूं तो फिर से फंक्शन आ जाएगा। है ना, कि वापस से अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं वापस से फिर से क्या आ जाएगा, कि आपका फंक्शन आ जाएगा। जैसे आपने स्टार्टिंग में जो मैंने पोस्टर दिखाया था, है ना, कि भाई x3 को डिफरेंशिएट किया तो 3x² आ गया, 3x² को इंटीग्रेट करेंगे तो वापस से x3 आ गया। स्टार्टिंग में जो पोस्टर था उसमें ही चीज थी कि भाई फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव आ जाएगा, डेरिवेटिव को वापस से इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, कि आपका फंक्शन है। वही चीजें बोल रहे हैं कि इससे रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या होता है, आपका डिफरेंशिएशन। यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि जब भी आप बात करते हो डिफरेंशिएशन की, इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन में इस तरह की कोई चीज बनी हो, अब इस तरह से होगा सम फंक्शन इनटू dx फ्रॉम a टू b। है ना, हमेशा इंटीग्रेशन जो है इस तरह से चीज होगी कोई फंक्शन x इनटू dx। तो इसमें जानना कि जो ये साइन है ये तो सिंबल फॉर इंटीग्रेशन है ना, इस तरह का जो चीज होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सिंबल फॉर इंटीग्रेशन। है ना, इसमें जो a होता है दिस इज सिंपली नोन एज द लोअर लिमिट। जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे आपको ये समझ में आता जाएगा। और जो b होता है दिस इज नोन एज अपर लिमिट। ये क्या होता है, इसलिए आपका अपर लिमिट, तो ये आपका लोअर लिमिट हो गया और b क्या हो गया, इसलिए आपका अपर लिमिट हो गया। और ये जो चीज है f(x) ये कोई फंक्शन है ना, इसी फंक्शन को तो आपको इंटीग्रेट करना है। और जो dx है इसको हम बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। है ना, कि जो dx है दिस इज सिंपली नोन एज ए वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। कि भाई किसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, है ना, कि भाई हमेशा किसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं, तो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वही चीज वेरिएबल होती है। तो dx को हम क्या होगा, सके आपका वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। राइट, तो सिंपल सा है कि जब भी आप इंटीग्रेट करोगे तो एक इंटीग्रेशन का सिंबल होगा, लोअर लिमिट होगा, अपर लिमिट होगा, फंक्शन होगा और वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। है ना, इस तरह से हम सारी चीजों को क्या करते हैं, सके आपका शुरू, और इस पूरे चीज को हम इस तरह से रीड करते हैं कि दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, किसको आप ऐसे रीड करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन x विद रिस्पेक्ट टू x। है ना, किसको हम किस तरह से रीड करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन x विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम a टू b।
फ्रॉम ए टू बी, है ना। किस पूरे चीज को आप रीड ऐसे करते हो, है ना, जैसे dy बाई dx को हम रीड करते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, वैसे इस चीज को हम रीड करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन x विद रिस्पेक्ट टू x, कहां से कहां तक, लोअर लिमिट a से लेके लोअर लिमिट बेसिकली आपके b तक, राइट। ये तो होता है कि डिफरेंशिएशन का जैसे पर्पस था रेट मेजरमेंट निकालना, इंस्टेंटेनियस रेट के लिए हम क्या यूज करते थे, डिफरेंशिएशन, वैसे इंटीग्रेशन का मेन जो पर्पस है समेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्वांटिटी, तो बहुत लार्ज नंबर के स्मॉल क्वांटिटी को जब आपको ऐड करना है तो उसी को हम क्या बोलते हैं सकते हैं आपका इंटीग्रेशन, राइट। तो हमने कर लिया ऐसे। अब एक चीज है कि अब इंटीग्रेशन के हम फॉर्मूले कैसे डिराइव करते हैं। देखो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अलग से डिराइव करने की जरूरत नहीं है, जैसे आपने डिफरेंशिएशन में कुछ फॉर्मूले डिराइव किए थे, हम रिवर्स प्रोसेस से डिराइव कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में फॉर्मूले के लिए कोई अलग से डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, जस्ट रिवर्स प्रोसेस। अगर sin x का cos x होता है तो cos x का भी sin x हो जाए, है ना भाई। sin x का अगर डेरिवेटिव cos x होता है तो cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से sin x, यही चीज है कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करेंगे तो वापस से फिर से फंक्शन, है ना। ये इसका क्या है कि आपका रिवर्स प्रोसेस, राइट। फिर भी हम ये जानते हैं, थोड़ा सा ध्यान दो आपस में, कि अगर मैं यहाँ पे ऐसा कोई फंक्शन ले लूं, सपोज आपका यहाँ पे जस्ट हम एक फंक्शन को ले लेते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में, हाँ इसको कितने जगह था, हाँ जैसे मैंने कोई फंक्शन यहाँ पे ले लिया x टू द पावर n प्लस 1, ये कोई फंक्शन है ना, x टू द पावर मैंने क्या ले लिया n प्लस 1, कोई भी रैंडम फंक्शन मैंने चूज कर लिया, मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, तो आपको जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो डी बाई डी एक्स लगाऊंगा, y की जगह पे x टू द पावर n आ गया, तो मुझे डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n प्लस 1, है ना, जो y था उसकी जगह पे x टू द पावर n प्लस 1 आ गया। तो आपको पता है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका सिंपल ये हो जाएगा n प्लस 1 into x to the power n plus 1 minus 1, nx n minus 1, तो आपस बात है प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, ये पूरा जो टर्म आ जाएगा वो आपका ही आ जाएगा n प्लस 1 x to the power n। तो आप देखो अगर आपने इस चीज को डिफरेंशिएट किया है तो ये आ गया, है ना, तो इसको इंटीग्रेट करने को इससे वापस वही फंक्शन आ जाएगा। लेकिन इंटीग्रेशन के लिए आपको ध्यान रखना यहाँ पे एक वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन होना जरूरी है, dx, बिना dx के हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूंगा, इस dx को यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ से आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर n इंटू डी, है ना, वहां से dx को हम यहाँ पे लें। अब हम दोनों साइड पे इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे इस तरह से LHS और RHS साइड पे, कोई भी ऑपरेशन LHS और RHS साइड पे हम इक्वली परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपका ध्यान तो सिंपल आ गया कि भाई यहाँ से डिफरेंशिएशन साइन हट जाएगा ना, क्योंकि हम वापस से इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन का साइन यहाँ से हट गया, सिंपल फंक्शन बच जाएगा। यहाँ पे फंक्शन आपका जो बच गया वो आपका एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू n प्लस 1 तो कांस्टेंट है, ये तो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन डी, राइट। तो यहाँ से सिंपल सा सबसे पहला फॉर्मूला रहेगा, हाँ कि सिंपल सा आपने बोला इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया, इसको वापस इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से फंक्शन आ, और आरएचएस साइड पे ये सारी चीजें आ। तो सबसे पहला फॉर्मूला में इस चीज को अगर हम इंटीग्रेट करें तो n प्लस 1 नीचे ले जाएंगे ना, तो सबसे पहला फॉर्मूला पावर में लिया कि भाई कहीं भी आपको अगर इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है x टू द पावर n dx को, है ना, तो x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन जो होता है वो आपका हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, प्लस हम यहाँ पे कांस्टेंट भी हम लगा, तो सबसे पहला फॉर्मूला ये है ना कि भाई कभी भी x टू द पावर n dx को मुझे इंटीग्रेट करना है, ये आपको हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा n प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्यों लगाते हैं यू विल गेट टू, भाई इस पूरी चीज को आप क्यों अप्लाई करते हो आपको अभी समझ में आएगा। तो सिंपल से आपने इसको इंटीग्रेट किया तो x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 हो गया, प्लस क्या हो गया कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। तो सबसे पहला फॉर्मूला ये कि जब भी कोई पावर वाला फंक्शन है
तो उसको इंटीग्रेट करने का फॉर्मूला ये है ना। और वैसे बात है कि जैसे कि कोई भी आपको पावर का फंक्शन दे सकते हैं, जैसे किसी ने आपको बोला जैसे स्टार्टिंग में जो था है ना कि किसी ने आपसे बोला कि आप इंटीग्रेट करो एक्स स्क्वायर को, खाली एक्स स्क्वायर को हम इंटीग्रेट नहीं करते हैं, एक्स स्क्वायर से डीएक्स से लगाओ, इन दोनों को साथ में इंटीग्रेट करते हैं है ना। ये जो फॉर्मूला है ये पूरे एक्स एंड डीएक्स का है, सिर्फ एक्स एन का नहीं है, एक्स एंड डीएक्स का फॉर्मूला है। तो जस्ट हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, एन की जगह पे 2 आ गया, एक्स इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1 डिवाइड बाई 2 प्लस एक कांस्टेंट, यहाँ पे आ जाएगा x³/3 प्लस कांस्टेंट आ गया। तो सिंपल चीज है। हाँ बताओ सर, अगर वहाँ इंटीग्रेशन ऑफ x² into dy होता तब हम क्या करते? वो मैं बताऊंगा अभी आपको, वो एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन मेथड हम उसमें यूज करते हैं है ना। वो कैसे करते हैं आई विल टेल, भाई वहां पर dy होगा तो क्या, उस पर हम आएंगे। अभी तो सेम चीज है कि जिस चीज का फंक्शन है वही वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, अभी हम जो इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं जो फंक्शन है वही क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो सिंपल सा आपने फॉर्मूला यूज कर लिया, x2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1 प्लस कांस्टेंट, x³/3 प्लस क्या हो गया जैसे कि आपका कांस्टेंट है ना। तो जस्ट पावर रूल में हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, और अगर हम हमेशा ये कांस्टेंट लगाते हैं, क्यों लगाते हैं यू विल गेट है ना। ऐसे अगर मैंने आपसे बोला किसी चीज में आप इंटीग्रेट कर दो इस चीज को है ना, एक इंटीग्रेशन अगर हम ऐसा ले लें कि आप इंटीग्रेट कर दो x dx है ना, तो x की पावर यहाँ पे 1 आ गई। तो जैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x = 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 1 प्लस कांस्टेंट, तो आपको हो जाएगा x²/2 प्लस है ना। सिंपल dx को इंटीग्रेट कर दो, सिर्फ dx, जैसे यहाँ पे तो x² था, यहाँ पे x था, यहाँ पे x नहीं, तो सिंपल dx को इंटीग्रेट करने का मतलब है कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x⁻0 × d, कर सकते हैं वैसा, x⁻0 1 ही तो होता है, और फिर ये फॉर्मूला लगा लो n+1 वाला, तो अल्टीमेटली यहाँ से आ जाएगा x⁻0 + 1 डिवाइड बाई 0 प्लस है ना, प्लस कांस्टेंट, तो अल्टीमेटली ये x प्लस कांस्टेंट है ना, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि आपका x प्लस कांस्टेंट। तो सिंपल सा x² का x³/3 इसका x²/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या लग जाएगा कि आपका ये कांस्टेंट। और मुझे बात है कि इसमें अगर कोई कांस्टेंट होता तो कांस्टेंट का कभी कोई इंटीग्रेशन नहीं, कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन से बाहर है। जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, जब इंटीग्रेट किया ना तो ये n+1 कांस्टेंट, इसको हम बाहर, सिर्फ क्या चीज इंटीग्रेट होगी, फंक्शन इंटीग्रेट। भाई इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ दो ही चीज रहेगी, फंक्शन या वेरिएबल, और जिसके रिस्पेक्ट में है ना, वही सिर्फ इंटीग्रेशन के टाइम के क्या होंगे अंदर। तो पहला फॉर्मूला आपका ये राइट, और वही चीज है कि इसमें फॉर्मूला कोई आपको अलग से मेमोराइज करने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको वही कांसेप्ट याद रखना है कि रिवर्स प्रोसेस। अब एक चीज और भी है जो कि मैं यहाँ पे मिस कर गया, ये फॉर्मूला n की सारी वैल्यूज के लिए वैलिड होता है। n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, हाफ हो सकती है, -1 हो सकती है, -3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, सॉरी -2 हो सकती है, -3 हो सकती है, लेकिन यहाँ पे n -1 नहीं, दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड फॉर n = -1। तो क्या होगा, -1 होगा तो क्या होगा, यहाँ पे -1 + 1 जो होगा वो 0 हो जाएगा, वैसे ये इनफाइनाइट आ जाएगा तो नॉट डिफाइंड, मतलब ये n की सारी वैल्यूज के लिए वैलिड है, n -1। तो अभी सवाल आता है पर जब n की वैल्यू -1 कैसे जितने इंटीग्रेट भी करेंगे, रियल नंबर वगैरह सबके लिए वैलिड है, कॉम्प्लेक्स के लिए भी, सबके लिए कोई भी नंबर आए, एंड कॉम्प्लेक्स किसी भी नंबर्स चीज के की, लिए भी। मतलब n कोई नंबर्स होना चाहिए आपको, कुछ भी हो सकता है, √2 √3 कुछ भी हो सकता है ना, डेसिमल्स में कुछ भी हो सकता है, बस n की वैल्यू -1 नहीं होना, -1 होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि यहाँ पे तो x = 0 1 हो जाएगा, नहीं नीचे 0 हो जाएगा, और 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और किसी भी चीज में इनफाइनाइट ऐड होगा तो पूरा टर्म ही इनफाइनाइट, मतलब इसके लिए वैलिड नहीं। फिर एक सवाल आता है कि अगर n की वैल्यू -1 के लिए वैलिड नहीं है तो हम फिर इस फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करें। भाई कहीं भी अगर आपको दिया हुआ है कि आप यहाँ पे इंटीग्रेट करो, इस तरह से आपका इंटीग्रेट x⁻1 d, हाँ इसको कैसे इंटीग्रेट करें, तो एकदम आसान सी चीज है। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं
dx by x, और आपने पढ़ा था log x का डिफरेंशिएशन 1 by x होता है। आपने पढ़ा था कि अगर ln x है तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, है ना, कि इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो 1 by x आ जाएगा। तो उसका रिवर्स प्रोसेस है कि अगर 1 by x को मैं इंटीग्रेट करूंगा, इसको कैसे लिखूं, आपको इंटीग्रेट करना है 1 by x into dx, तो 1 by x को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो ln x आ जाएगा, है ना। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो ln x log x प्लस क्या हो जाएगा कांस्टेंट, है ना। तो ध्यान रखना कि ये सारे वैल्यूज के लिए वैलिड है, सिर्फ -1 ही है ना। अगर -1 होगा तो फिर उसका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, जैसे कि आपकी log x, है ना। ऐसे कई फॉर्मूले हैं। अगर मैं फॉर्मूला रिवाइज करूं तो जस्ट सबसे पहला फॉर्मूला तो ये है। वैसे आपके ग्रुप में मैं फॉर्मूले की लिस्ट शेयर भी करूंगा, है ना, जो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, सबसे पहला फॉर्मूला बेसिक जो है वो ये, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, ये आपका हो जाएगा x टू द पावर n+1 डिवाइड बाय n प्लस कांस्टेंट। ये सबसे पहला फॉर्मूला। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये फॉर्मूला सब n की वैल्यू के लिए वैलिड है, हमेशा ये जरूर लिखना, n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, इसके बगल में, हाँ, सारे n के लिए वैलिड है, n की वैल्यू -1 नहीं होगी। सेकंड, जो अगर हम इंटीग्रेट करना चाहें sin x dx को, है ना, तो sin x dx का इंटीग्रेशन जो होगा ये -cos x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट, तो ये cos x माइनस sin x होता है ना, तो sin x का -cos x हो जाएगा। ऐसे थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, अब ध्यान रखना ये पूरे कंप्लीट चीज का इंटीग्रेशन किया है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, बोलते हैं sin x का तो cos x है, dx का x होगा, वो गलत है। जो ये फॉर्मूला इस पूरे कंप्लीट टर्म के लिए है, अलग अलग नहीं, दोनों कंप्लीट टर्म इंटीग्रेट होता है, मतलब फंक्शन और वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन सेपरेटेड नहीं होते, दोनों को एक साथ हम इंटीग्रेट करते हैं। cos x का हो जाएगा sin x प्लस कांस्टेंट, है ना। ऐसे अगर आपसे किसी ने बोला कि आप इंटीग्रेट कर दो sec स्क्वायर x dx, ये आपका tan x हो जाएगा, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन ये होता है ना। यहाँ पे अगर आप इसको करोगे, है ना, ऐसे अगर आपसे किसी ने बोला कि 5 आप इंटीग्रेट कर दो cos स्क्वायर x dx, ये आपका माइनस cot x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट। आप इंटीग्रेट कर दो इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx, तो ये आपका sec x हो जाएगा, है ना। sec x का डेरिवेटिव अगर ये होता है तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद वापस sec x आ जाएगा। ऐसे 7, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ आ जाएगा cos x cot x। सर हम ये कांस्टेंट क्यों लगाते हैं? अभी बता दूंगा, अभी बता, इसका कॉन्सेप्ट आएगा अभी मैं बताऊंगा। माइनस cos x cot x जो होगा ये आपका माइनस cos x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट, है ना। ऐसे अगर हम 8 में ले लें, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, तो ये e टू पावर x ही होता है ना। e की पावर x का डेरिवेटिव अगर e की पावर x होता है तो उसका इंटीग्रेशन करके जो चीज आएगी वो भी e की पावर x ही हो। और एक मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx से क्या हो जाएगा log x, हाँ, ये 9 फॉर्मूला हो जाएगा। हाँ, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन ये नहीं, और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। ये तो है जो कॉमन बहुत आसान से है कि भाई RHS साइड को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो LHS साइड आएगा, तो LHS साइड को इंटीग्रेट करने पर RHS साइड, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का क्या हो जाएगा, जैसे आपका रिवर्स प्रोसेस। अब यहाँ पे एक चीज आती है, जैसे उन्होंने पूछा कि y कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, y कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कि भाई इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आपको लगाने की, है ना, कि अगर नहीं लगाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तो देखो ध्यान दो, इसमें क्या होता है एक्चुअली, हम बोलते हैं ना कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करेंगे तो वापस से फंक्शन आना चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे कोई फंक्शन ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे कोई फंक्शन है y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। मैंने बोला इसको डिफरेंशिएट करो, और डिफरेंशिएट कर दोगे dy बाई dx,
है ना। तो जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या है, एक कांस्टेंट तो ऐसे ही रह जाएगा, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस बी कांस्टेंट तो ऐसे ही रह जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 है ना। ये चीज ध्यान रखना, कब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं कब इंटीग्रेट कर रहे हैं। डिफरेंशिएट कर दिया और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है, कांस्टेंट को इंटीग्रेट करने पे 0 नहीं आता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करने पे क्या हो जाएगा सर, आपका 0 हो जाएगा। और ये जो 0 आ गया ना, यही रीजन कि आपको कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। भाई जब भी कोई फंक्शन होगा उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, ये वाला टर्म तो ये आ गया, ये वाला टर्म ये आ गया, लेकिन कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करके एक्चुअली में ये 0 आ गया है ना। तो मतलब आपने जो dy बाई dx निकाल लिया, dy बाई dx को आप ऐसा छोड़, है ना, 2ax प्लस b, है ना। तो आपने क्या किया, यहाँ से इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके ये आ गया, तो इसको इंटीग्रेट करके वापस फंक्शन आ गया। तो इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, इस dx को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बिना इस dx के मल्टीप्लाई किए हुए किसी चीज को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो आप इसको dx को इधर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से dy की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 2ax प्लस b इंटू डी, है ना। और दोनों साइड पे साइन लगा दो अलग चीज सारे चीज, तो आपको dy का इंटीग्रेशन तो y होगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो मुझे स्प्लिट करना होगा दो पार्ट में, वही u प्लस v वाला रूल। जैसे डिफरेंशिएशन में u प्लस v को अलग अलग कर देते थे ना, इसमें भी हम कर सकते हैं, दोनों को अलग करते हैं। ये आपका हो जाएगा 2ax इंटू dx, dx अंदर मल्टीप्लाई हो गया, प्लस इसको भी अलग कर दिया मैंने, ये आपका हो गया b इंटू, है ना। अब यहाँ पे आप ध्यान दो कि कांस्टेंट को इंटीग्रेशन साइन से बाहर लेना, यहाँ पे आपका ये आ गया, ये आपका आ गया 2a इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस b बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dx, है ना। अब आप पता है x dx का इंटीग्रेशन हम जानते हैं x स्क्वायर बाई 2 होता है, अभी आपने पढ़ा कि x dx का क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और dx का कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप देखो यहाँ से आ गया ना कि जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx, है ना। तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई ना कि आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये चीज आ गई। अब मैं अगर इसको इंटीग्रेट करूंगा तो सेम फंक्शन वापस आना चाहिए ना, तो आप मैच करो, ax स्क्वायर तो सेम आ गया, bx भी सेम आ गया, क्या नहीं आया, कांस्टेंट नहीं आया, क्योंकि वो डिफरेंशिएशन में 0 हो चुका है। इसलिए हमेशा हमें कांस्टेंट लगाना कि भाई डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट जो 0 हो चुका होगा वो वापस इंटीग्रेट करने में नहीं है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, हमेशा जब इंटीग्रेट करेंगे, है ना, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, जैसे कि आपका एक कांस्टेंट, है ना। अगर कांस्टेंट लगाओगे तो इंटीग्रेशन गलत है ना। अब सही है, इसको डिफरेंशिएट किया, ये चीज आ गई, इसको इंटीग्रेट करके सेम फंक्शन, है ना, इसको इंटीग्रेट करके सेम चीज वापस आनी चाहिए, है ना? तो इसलिए हम लगाते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, हर फॉर्मूले में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कुछ बेसिक इसके टाइप्स हैं। सर वो कांस्टेंट 0 भी हो सकता है ना सर? हाँ, किसी केस में 0 आ सकता है, किसी केस में 0 आ भी सकता है, वो तो दूसरे कुछ इंफॉर्मेशन होगी उसके ऊपर डिसाइड होगा, जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे ना आपको समझ, वो 0 आ भी सकता है, किसी केस में वो कांस्टेंट 0 भी हो सकता है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि नॉन 0 है और एक कांस्टेंट लगा दें, अगर किसी पर्टिकुलर केस में वो 0 होगा तो 0 हो जाए, हो सकता है। तो ये जस्ट मैंने बताया कि ये फॉर्मूले आपको बेसिकली क्या करते हैं, सबसे आपको यूज करते हैं। आप ये चीज ध्यान रखना है कि जो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन है इसको आप दो पार्ट में डिवाइड करें, एक तो डेफिनेट और दूसरा होता है इनडेफिनेट, है ना। भाई पूरे के पूरे इंटीग्रेशन को ना दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, है ना। ये सारे फॉर्मूले जानने के बाद, है ना, भाई दो तरह के इंटीग्रेशन है, एक तो इंटीग्रेशन होता है इनडेफिनेट, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। देखो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है ना, कोई लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं होती। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, जैसे कि आपका देयर इज नो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, नो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन,
कि कोई लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं, कोई अपर लोअर लिमिट नहीं होती, सिंपल इंटीग्रेट करना है ना। तो जैसे अभी तक जो हम कर रहे थे इंडेफिनिट ही कर रहे थे, तो इंडेफिनिट का मतलब हो गया कि अगर मुझे इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, सपोज आपको इक्वल टू दिया हुआ है y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, इस फंक्शन को मुझे इंटीग्रेट करना है ना। आपको ये दिया जाएगा कि इंटीग्रेट y विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो मतलब आपको ये करना है, y आपका फंक्शन है जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसका dx है ना, और कोई लिमिट नहीं होगी, तो इंडेफिनिट। अब इस y को यहाँ पुट कर दो, तो जैसे मैं y को यहाँ पे पुट करूंगा, यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx, है ना। y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। अब इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ, तो सबको अलग अलग करेंगे। पहले a बाहर आ गया x स्क्वायर dx प्लस b बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस c बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ b। तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा ये वाला, हर जगह पे हम यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, n dx इक्वल टू x n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस प्लस कांस्टेंट, है ना। तो आप इसको इंटीग्रेट कर दो, यहां से x क्यूब बाई 3 आ जाएगा, ये आपका आ गया ax क्यूब बाई 3 प्लस सेकंड टर्म आपका x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, ये आपका आ गया bx स्क्वायर, और थर्ड टर्म जो आ गया वो cx है ना। आप थोड़ा ध्यान रखना कि सबके साथ अलग अलग कांस्टेंट मत लिखो, लास्ट में एक कांस्टेंट अब लगा, है ना। ऐसे नहीं कि इसको लिखा इसके साथ एक कांस्टेंट लिखा, इसको किया फिर कांस्टेंट लिखा, इसके साथ फिर कांस्टेंट लिखा, कांस्टेंट बहुत सारे ऐड होंगे तो एक कांस्टेंट ही बनेगा। तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा c डैश, है ना। c डैश जो होगा दिस इज सिंपली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे हम एक c यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एक अलग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ना। तो जस्ट अपने इस फंक्शन को, आपका पर्पस ये था कि ये फंक्शन दिया हुआ था, इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट करके ये आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया। सिंपल सा हम बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन का रिजल्ट ये आ गया। तो ये इंटीग्रेशन जो होता है इसी को हम बोलते हैं इंडेफिनिट। सर एक बार और समझा दीजिए। y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया हुआ था, तो आपको इसको इंटीग्रेट करना था, इंटीग्रेट y विद रिस्पेक्ट टू x, पहले ऐसा लिख दो कि y इनटू dx, y की वैल्यू पुट कर दो, और फिर क्या करो, अलग अलग सब तीनों को कर दो, ax स्क्वायर इनटू dx अलग हो गया, a बाहर आ गया, फिर कांस्टेंट इंटीग्रेट नहीं होता, bx इनटू dx आ गया, b बाहर आ गया, c इनटू dx आ गया और c बाहर। फिर हम फॉर्मूला जानते हैं, x स्क्वायर dx x क्यूब बाई 3 हो जाएगा, x dx x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और प्लस एक और कांस्टेंट आ जाएगा जो कि क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये, हाँ। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, तो इसी को हम बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। मतलब इसमें अगर y एज अ फंक्शन ऑफ x था, तो इंटीग्रेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी एक फंक्शन ही आ जाएगा, मतलब फंक्शन का इंटीग्रेशन फंक्शन ही आ जाएगा, है ना। तो इसको हम बोलते हैं इंडेफिनिट। सर क्वेश्चन में हमें सर फंक्शन भी गिवन हो सकता है और डेरिवेटिव भी गिवन हो सकता है, फिर उसका इंटीग्रेशन पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्योंकि अभी यूजली तक तो हमने फंक्शन डिफरेंशिएशन उसके बाद इंटीग्रेट किया और इस पर डायरेक्ट फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया। डायरेक्ट फंक्शन को इंटीग्रेट, वो तो हम जस्ट मैंने समझाने के लिए किया, इसमें मुझे ये समझाना था कि भाई अगर इसमें कांस्टेंट हम लगाते हैं तो इसलिए मैं जानबूझ कैसे, है ना। तो नॉर्मली आपको सही बात है कि आपको ये भी दिया जा सकता है कि डेरिवेटिव है, उसको इंटीग्रेट करना है, या कोई फंक्शन भी दे सकते हैं, दोनों यूज होता है। आप धीरे धीरे जब आगे पढ़ोगे ना, तो ये काइनेटिक्स में यूज होगा, वेलोसिटी एक्सप्रेशन वगैरह, या तो आपको डेरिवेटिव दिया होगा उसको इंटीग्रेट करना होगा ऐसे, या कोई अलग से फंक्शन दिया उस फंक्शन को क्या करना होगा, इंटीग्रेट, दोनों चीजें सही बोल। सर हम इधर एलएचएस को सॉल्व कर सकते हैं सर, हाँ हमेशा इंटीग्रेशन ऑफ y dx, इंटीग्रेशन ऑफ y dx वही चीज का, भाई ये y dx मतलब जस्ट ये इसी यही चीज निकाल रहे हैं, इसी का आंसर ये भाई, इसी का आंसर ये आपका
इंटीग्रेशन ऑफ y dx का सर रिजल्ट इसमें चेन रूल लग सकता है सर, सम टाइप का सर, इंटीग्रेशन ऑफ y dy करके और ऐसे कुछ करके, हाँ अभी सर बता जैसे सकते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन में हमने किया था। होगा इसमें भी होगा, उसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड में अभी आएगा। तो जस्ट हम इंडेफिनिट डेफिनेशन जैसे चेन रूल आपने किया था वैसे इसका भी एक मेथड है इसमें। तो आपने सिंपल सा इस चीज को इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन करके रिजल्ट आ गया, ये आपका आंसर है। तो इसी को हम बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसी को जब डेफिनिट इंटीग्रेशन होगा तो इसमें लिमिट आ जाएगी। हाँ तो भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा सर, आपका कोई लिमिट, हाँ इसी को अगर मैं डेफिनेट करूंगा तो डेफिनेट में क्या आ जाएगा सर, आपका लिमिट है। तो हम यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन जो होता है दिस इज विथ लिमिट, इसमें लिमिट भी दिया होगा विथ लिमिट। हाँ तो इसी को इस तरह से अगर पूछते कि भाई इंटीग्रेट करो आप इस टर्म को, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फ्रॉम 1 to 2। तो जब लिमिट नहीं दिया हुआ था तो आपका x फंक्शन भी x के टर्म्स में था और जब इंटीग्रेट करके जो रिजल्ट आया वो भी x के टर्म्स में था। लेकिन इसमें अब लिमिट दिया हुआ है, 1 इसमें लोअर लिमिट है और 2 क्या है अपर लिमिट, और एक इसकी वैल्यू है x की वैल्यू। इसमें हम बोलेंगे कि इसका मतलब ये हो गया कि इंटीग्रेट फंक्शन, इंटीग्रेट जो भी फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2, ये इसका मतलब है। इंटीग्रेट करना है x की वैल्यू 1 से लेके कहां से तक x की वैल्यू 2 तक, तो जो उसमें लिमिट दी होती है एक्चुअली में x की वैल्यू है। तो देखो इसका भी प्रोसेस वही है भाई, यहां तक तो दोनों सेम है, जैसे आपने इसको इंटीग्रेट किया ना, यहां तक तो दोनों के स्टेप सेम। ये रिजल्ट लिख देते हैं हम, मैं इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये चीज आ जाएगी ax³/3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा सर आपका bx²/2 प्लस आपका यहाँ पे आ जाएगा cx आ जाएगा प्लस एक सीधा, है ना, उसमें कोई डिफरेंस नहीं, जैसा हमने इंडेफिनिट किया वैसे इसको करें। लेकिन अब ये यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, अब क्या होगा, एक इस तरह से ब्रैकेट आप लगाओगे और यहाँ पे लिमिट लिख देंगे, लोअर लिमिट नीचे अपर लिमिट ऊपर, है ना। अब ये लिमिट हम कैसे यूज करेंगे, ये इंटीग्रेट करने के बाद पहले x की हम 2 पुट कर देंगे और माइनस साइन लगा के फिर x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 1। लिमिट हम कैसे पुट करते हैं, पहले x की जगह पे हर जगह पे क्या पुट कर देंगे 2 और बीच में माइनस साइन लगाएंगे और फिर x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, जैसे कि आपका 1। तो जब लिमिट पुट करेंगे तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपका ऐसा होता है, हाँ भाई यहाँ पे 2 आ गया तो ये आपका आ गया 8a/2 प्लस यहाँ पे 2 आ गया तो ये आपका 2b आ गया, हाँ प्लस यहाँ पे 2 आ गया तो ये 2c आ प्लस c है ना। x की जगह पे आपने 2 पुट कर दिया, यहाँ 8 आ गया, यहाँ पे 2 पुट कर दिया तो 4 आ गया, 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 आ गया प्लस c माइनस, आपने यहाँ बीच में क्या साइन लगा दिया, एक माइनस, माइनस करके फिर x की जगह पे 1 पुट कर दिया, यहाँ तो a/3 आ गया, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा b/2 प्लस यहाँ पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा c आ जाएगा प्लस 6 क्या, तो लगभग अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम ऐसे पुट करते हैं कि पहले x की जगह पे हर जगह पे 2 पुट कर दिया, माइनस साइन लगाया और फिर x की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, अपर लोअर लिमिट। अब देखो इसमें एक चीज तो फॉर श्योर कैंसिल हो जाएगी, c' प्लस c' और माइनस c' तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब कभी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप कांस्टेंट ना भी लगाओ तो चलेगा, क्योंकि अगर आप लगाओगे भी तो अल्टीमेटली वो लिमिट पुट करने के बाद हमेशा कैंसिल होगा। तो जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है तो इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, नो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, कि अगर आप लगाओगे तो वो तो हमेशा कैंसिल होगा। तो अब देखो इसका रिजल्ट क्या आ गया,
8a/3 से a/3 माइनस करेंगे वो ये आपका आ जाएगा 7a/2। 2b से b/2 माइनस करेंगे, है ना? 2b से b/2 माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3/2, है ना? और 2c से c माइनस करेंगे तो प्लस c, तो ये इसका रिजल्ट है। तो आप देखो दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब आप इसको इंडेफिनेट करोगे तो x का फंक्शन ये था, रिजल्ट भी फंक्शन ऑफ x ही आता है, लेकिन जब हम इसी में लिमिट पुट कर देंगे तो सारे कांस्टेंट आते हैं, इसमें कोई अब x नहीं होगा क्योंकि x की वैल्यू हम पुट कर चुके हैं, है ना? कि x की वैल्यू पुट कर चुके हैं, इसलिए इस टर्म में आपका आंसर यहाँ से इस टर्म में आंसर ये होता है इंडेफिनेट एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। सर अपर लिमिट लिमिट वाली वैल्यू से लोअर लिमिट को माइनस क्यों करते हैं? वो प्रोसेस है बेटा, वो आप धीरे धीरे समझोगे कि लोअर लिमिट अपर लिमिट का मतलब ही क्या है, आ जाएगा आपको थोड़ी देर, जैसे हम इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे ना विल गेट टू कि क्यों माइनस। जैसे आपको यहाँ से यहाँ निकालना है ना, जैसे 1 से 2 निकालना है तो उसका मतलब हो गया कि हम 0 से 2 निकाल रहे हैं, फिर 0 से 1 निकाल रहे हैं, तो इसके बीच में अगर निकालना है मुझे तो दोनों को माइनस करके तो आएगा। ओके सर। 0 से 2 निकाल रहे हैं, फिर 0 से 1 निकाल रहे हैं, तो दोनों को माइनस करेंगे तभी तो बीच में चीज है, तो वो लिमिट का मतलब यही है 1 अच्छा से। सर, हमें एक तरह से x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2 दे रखा और हमें डेल्टा x निकालना है। वही चीज है, वही चीज, वही चीज, लेकिन दोनों का डिफरेंस आता है, तो इस तरह से हम इसको इंटीग्रेट। तो इस तरह से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन हम इस तरह से क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन मैं देता हूँ, है ना? उसके बाद फिर इसके स्पेशल मैथड्स में विल गिव टू क्वेश्चंस ताकि आपको ये आ जाए। You can go for this question. इसका क्या आंसर आ रहा है देखो, जो भी आंसर आ रहा है मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर दो। हाँ सही आंसर है। अरे बहुत सारे आंसर आ गए थे, सही है, सही, बहुत लोगों के सही आंसर आ गए हैं। विवेक कुमार, योर आंसर इज करेक्ट। आदर्श राज, योर आंसर इज करेक्ट। प्रणव, योर आंसर इज करेक्ट। कनिष्का, योर आंसर इज करेक्ट। अगाग्रा, योर आंसर इज करेक्ट। अनीश, योर आंसर इज करेक्ट। सही है। जतिन, थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है।
रचित कुमार सही है। सही है। यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन में कुछ लोग मिस्टेक कर रहे हैं, मैं देख लेता हूँ क्या मिस्टेक हो रही है, आप वेरीफाई कर लो यहाँ पे। एक्चुअली में इसका आंसर 36 है। हमेशा डेफिनेटली इंटीग्रेशन का रिजल्ट जो आएगा ना, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है या कोई कांस्टेंट। इसका आंसर 36 है। चेक करते हैं। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे ना, तो पहले तो हम लिमिट वगैरह भूल जाते हैं, बाद में लिमिट की बात करेंगे। तो हम इसको स्प्लिट कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू डी टी, प्लस यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2t इंटू डी टी। ऐसा दोनों को अलग अलग कर लिया। और पता है 3 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन में 3 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी होगा। मतलब यहाँ पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन टाइम है, टी है। तो जो वैल्यू दी हुई है वो टी की दी हुई है। प्लस यहाँ पे 2 बाहर आ गया, और ये आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ टी डी। अभी आपने पढ़ा डी टी का इंटीग्रेशन तो सिंपल टी हो जाता है, और ये आपका हो जाएगा 2t² तो 2 कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 3t प्लस टी स्क्वायर। अगर ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता तो यहीं पे कांस्टेंट लगा के आंसर कंप्लीट होता। हाँ, अगर इंडेफिनिट होता तो ये आंसर कंप्लीट हो गया 3t प्लस टी स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। लेकिन क्योंकि लिमिट 1 to 5 दिया हुआ है, 1 to 5 लिमिट हम पुट करेंगे। लिमिट आप पुट करोगे, ऐसे लिख दोगे। अब कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कांस्टेंट तो कैंसिल ही हो जाए। हाँ, तो यहाँ से 1 से 5 आ जाएगा। तो पहले आप अपर लिमिट पुट कर दो यहाँ पे। यहाँ पे आ गया 3 इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर, हाँ, माइनस यहाँ पे 3 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, हाँ, यहाँ पे आ गया वैसे कि आपका फर्स्ट टर्म तो 40 हो गया, हाँ, और सेकंड टर्म आपका 4, आंसर आपका 36। तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो 36 आ जाएगा। हाँ? तो अल्टीमेटली डेफिनेट करने के बाद इसका रिजल्ट कितना आ गया, 36 आ गया। तो इंटीग्रेट करके हम इसको क्या कर देंगे, लिमिट पुट कर देंगे, है ना। ये हम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको परफॉर्म करना है। तो आपको अपनी मिस्टेक्स खुद ही समझ में आ गई होगी, अगर आंसर नहीं आ रहा तो कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। इसको देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। कनिष्का, आंसर इज करेक्ट। प्रणव सही है आपका।
वो ई वाला टर्म भी आएगा राघवेंद्र आपके आंसर में, ई वाला टर्म भी आएगा, ई वाला टर्म में, ई वाला टर्म कुछ बच जाएगा ना। अच्छा क्या करूं, मैं अभी चेक कर रहा हूँ, अभी मैं चेक करके आपको आंसर बताता हूँ, है ना, अभी चेक करके बताता हूँ। रचित कुमार सही आंसर आना चाहिए, बाकी मुझे चेक करना पड़ेगा एक बार, काफी लोगों के आंसर सेम आ रहे हैं इसलिए मैं उसको सही बोल रहा हूँ, नहीं कई बार सबके आंसर सेम आते हुए भी गलत होते हैं ना, मेरे पास इसका आंसर लिखा हुआ नहीं है, मैं अभी आपके साथ सॉल्व करके चेक करता हूँ इसे। चलो चेक करते हैं इसे, लेट मी चेक, है ना, ये हम इसको चेक करते हैं। देखो क्या है, कुछ नहीं इसमें है कि ये आपने किया इस तरह से, इस टर्म्स को मुझे इंटीग्रेट करना, मैं स्प्लिट कर लेता हूँ सबसे पहले, मैं यहाँ पे स्प्लिट करूंगा तो आपका ये हो जाएगा x की पावर 3/2 इंटू डी प्लस ट्वाइस ऑफ e की पावर x इंटू डी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका ये रिजल्ट हो जाएगा x की पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 3/2 प्लस, है ना, इसका इंटीग्रेशन का साइन x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस, अभी आपको पता है कि e की पावर x dx का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, अलग अलग नहीं, प्लस कांस्टेंट लगाना चाहो तो लगा लो सी, तो अल्टीमेटली आप देखो इससे आपका आ गया 2/5 x टू द पावर 5/2 प्लस ये आपका आ गया 2 e की पावर x प्लस 1। तो अगर ये इंडेफिनिट होगा तब तो यहाँ पे आंसर खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको पता है इंडेफिनिट में तो कुछ फंक्शन आ सकता है, इंडेफिनिट में तो कुछ कांस्टेंट या न्यूमेरिकल वैल्यूज ही आएंगे, तो आप देख लेते हैं, अब लिमिट पुट करते हैं इसमें, कैसे लिमिट पुट करते हैं एकदम ध्यान देना आप इसमें, यहाँ पे आ गया 2/5 x टू द पावर 5/2 प्लस 2 e टू द पावर x प्लस कांस्टेंट ना लिखो, लिमिट पुट कर देते हैं फ्रॉम 0 to 1, है ना, ये 0 एंड 1 x की वैल्यू, तो पहले x की जगह पे हर जगह पे 1 पुट कर दो आप, तो जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2/5 1 की पावर 5 प्लस 2e की पावर 1 माइनस, फिर 0 पुट कर देंगे x की जगह पे, तो 2/5 0 की पावर 5 है ना, ये ब्रैकेट साइन बाहर में प्लस 2e टू द पावर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है कई लोग जो आंसर भेजे थे उसमें मिस्टेक्स हो, जिनको मैंने सही बोल भी दिया था, क्योंकि मेरे को खुद मैंने सॉल्व नहीं किया था, तो अब मैं फिर बाद में चेक करूंगा किसके किसके आंसर सही है क्या, तो आपको यहाँ पे तो 2/5 ही बच गया, प्लस यहाँ पे आपका 2e बच गया, लेकिन आप लोअर लिमिट को पूरा 0 नहीं हुआ है ना, ये टर्म, ये टर्म 0 हो गया, लेकिन e की पावर 0 तो 1 होती है ना, e की पावर 0 क्या होती है, जैसे आपकी 1 होती है, ये आपका हो गया माइनस, हाँ -2 बच जाएगा यहाँ पे, आपने सबने ये आंसर दिया है, हमेशा आपने लोअर लिमिट 0 भी दिया हुआ है, फिर भी देखते हैं पूरा टर्म 0 हुआ है नहीं हुआ, सर मेरा आंसर सही है, मैंने -2 भी दिया है। हाँ e टू द पावर 0 जो होगा वो अकाग्र का भी सही, सर मैंने भी सर यही सॉल्व करके दिया है, -2 आ गया, तो यहाँ से आपका जो आंसर आ गया वो -8/5। प्लस 2, यहाँ से -8/5 आ गया, -8/5 प्लस 2 की आंसर, तो सर अल्टीमेटली यही फाइनल आंसर सेंड किया है। ये सही, तो अगर ये फाइनल आंसर सही किया तो सही, कुछ बहुत लोगों ने ये वाला आंसर सेंड किया, तो एक्चुअली इस 2 को मिस कर भाई, e टू द पावर 0 0 नहीं होता, e टू द पावर 0 क्या होगा 1, है ना, प्लस प्लस, तो ये सही हो जाता है, -8/5 प्लस 2 ही हो गया, है ना, लेट मी चेक क्या क्या आंसर आ रहा है आपका, हाँ प्रियांशु कुमार योर आंसर इज करेक्ट, प्रणव योर आंसर इज करेक्ट, है ना, अंकुश वर्मा योर आंसर इज करेक्ट, है ना, इन लोगों के आंसर करेक्ट, है ना, ये आंसर करेक्ट है सारे,
है ना। तो ये देना था, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, एकाग्रा जैन, योर आंसर इज करेक्ट, है ना, सही है, ठीक है ना। वो 2 को आपको ध्यान देना है ना। तो इस तरह से हम करते हैं, इसको कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, जैसे कि आपका सॉल्व this way we perform the integration. Yes. ये हमने इसको सॉल्व, तो इस तरह से केयरफुल होकर लिमिट पुट करना, इसलिए मैं एक एक चीज पुट कर रहा हूँ, हाँ, जहाँ पे ऑब्वियस भी है कि 0 हो जाएगा, फिर भी मैं लिख रहा हूँ 0 का पावर ये एकदम लिमिट। अब एक चीज ऐसी है, बार बार जैसे आप बोल रहे थे कि जैसे डिफरेंशिएशन में चेन रूल था, इसमें उसके इक्विवेलेंट रूल है क्या कोई? तो होता है, उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, वी कॉल एज ए सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, हम इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। देखो, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है वो ये है, जैसे जिसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता है तब तो हम सीधे इंटीग्रेट कर लेंगे, लेकिन कई चीज ऐसी होंगी जो फॉर्मूला के फॉर्म में नहीं होंगी, तो उसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो मुझे पता है भाई, साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन ये टर्म जो है इसका इंटीग्रेशन मुझे नहीं पता, तो इसमें हम कुछ लेट करना पड़ता है मुझे। मैं इसमें लेट करूंगा, लेट u इक्वल टू एक्स प्लस वही सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो वैल्यू है वो u है, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, हम लिख देंगे साइन u इंटू डी एक्स, चलेगा सर? फिर आपने लेट कर लिया कि u इक्वल टू एक्स प्लस बी है, तो साइन u इंटू डी एक्स आ जाएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम है एक्चुअली में, जो फंक्शन होना होता है उसी का वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन होना चाहिए, अगर x है तो dx होना चाहिए, तो अगर यहाँ पे u आप लिख रहे हो तो ये dx किसका कन्वर्ट होना चाहिए, du में, sin x dx, sin u du, sin थीटा d थीटा, sin t dt, तो मतलब फंक्शन और वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन सेम होना, तो एक्चुअली में अब dx को du में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस u को डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा du by dx लिखूंगा मैं, तो आपका x का तो 1 हो जाएगा, प्लस b का क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से du by dx की जो वैल्यू आ गई है ना, वो आपकी हो जाएगी a आ जाएगी, मतलब यहाँ से dx की जगह पे आप पुट कर सकते हैं du by a, क्योंकि आपका पर्पस ये है कि अगर साइन वाले टर्म को आपने u के टर्म्स में चेंज कर दिया तो dx को भी du के टर्म्स में कन्वर्ट करना, उसके लिए आपने क्या किया, जो चीज लेट किया था उसको डिफरेंशिएट कर दिया, dx इक्वल टू du by a आ गया, और इस dx को आप यहाँ पुट कर दो, जैसे हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन u इनटू आपका du by, अब चूंकि ये 1 बाई ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो आपका इंटीग्रेशन आ गया साइन u, अब सही है। साइन एक्स dx का अगर माइनस कॉस एक्स होता है तो साइन u du का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस u हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका आंसर ये है -1 बाई a कॉस प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, जैसे आप इंटीग्रेट करते हो कांस्टेंट है ना, और u जो आपने अज्यूम किया था उसको वापस से ही पुट कर दो, तो फाइनल आपका आंसर ये आ गया -1 बाई a cos x प्लस कांस्टेंट, तो ये इसका होता है कि ऐसी कोई भी चीज जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बन रहा होगा उसमें हम u लेट कर लेते हैं, फिर ds को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, d में, फिर वो फॉर्मूला के फॉर्म में आ जाता है, तो इंटीग्रेट करके u वापस सब्स्टिट्यूट अल्टीमेटली आता है, तो इसलिए आपके फॉर्मूले की लिस्ट में ना आप 2 फॉर्मूले और ऐड कर देंगे, है ना, जो भी आपने फॉर्मूले की लिस्ट बनाई है उसमें आप सर अगर उस क्वेश्चन में u इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx था तब हम क्या करते थे?
तो वो देखो ऐसा, मतलब मैं बताऊंगा एक एक करके वो क्वेश्चंस में आते जाएंगे, डोंट वरी, है ना भाई, वो एक एक करके चीजों में आते जाएंगे। अभी तो आप इसको समझो, इस तरह से हमने इसको किया है, वो आ जाएगा स्टेप बाय सब चीजें होती हैं। ये आपने कर लिया ऐसे, तो अल्टीमेटली यार, तो आप ये दो फॉर्मूले ऑफ पावर ऐड कर दें कि कहीं पे भी अगर आपको ऐसा दिया हुआ है साइन ए एक्स डी एक्स, है ना, तो इसका इंटीग्रेशन ये होता है -1/a cos ax प्लस cos। कहीं भी अगर आपको फॉर्मूला दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ cos ax dx, है ना, ये अगर कहीं फॉर्मूला आपको दिया हुआ है cos ax into dx, तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो जाएगा 1/a sin ax प्लस cos। अगर कहीं भी आपको दिया हुआ है e to the power ax dx, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/a e to the power। मतलब देखो sin ax cos में कन्वर्ट हो गया, cos ax माइनस sin में कन्वर्ट हो गया, है ना, और इसमें माइनस sin, यहाँ माइनस sin नहीं है, cos x का इंटीग्रेशन sin x में, और सब में 1/a से डिवाइड है, तो ये इसको एज ए फॉर्मूला ही हम ट्रीट करते हैं, बहुत बार यूज करते हैं, है ना, जो कि ऐसे यू लेके ही आया है ना, कि ऐसे यू लेके ही ये क्या होंगे आए। पहले लिखो फिर बताता हूँ। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसे कि आप एक फंक्शन में यहाँ पे दे रहा हूँ, उसको इंटीग्रेट करके बताओ मुझे, आपको इंटीग्रेट करना है अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस इनटू dx फ्रॉम 0 to 1। क्या इसका आंसर आ रहा है, चेक करो। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस बी इंटू dx फ्रॉम 0 to 1। सर लेफ्ट साइड में -1/a जो है वो कांस्टेंट के साथ इंटू नहीं होगा? क्या चीज? -1/a इंटू cos u है तो वो c के साथ इन नहीं होगा मल्टीप्लाई? ना ना, सी तो हमने बाद में लगाते हैं, इंटीग्रेशन पूरा करने के बाद साथ में कांस्टेंट लगा देते हैं, पूरे से वो मल्टीप्लाई नहीं होता है। इसे इंटीग्रेट करके रिजल्ट ये आ गया, आपने इसको इंटीग्रेट किया ना, तो साइन यू सिंपल cos यू में कन्वर्ट हो गया। अब ये पूरी चीज इंटीग्रेशन के रिजल्ट है, इसके साथ में कांस्टेंट लगेगा, है ना, वो पूरे में मल्टीप्लाई नहीं होता है। और वैसे मल्टीप्लाई हो भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता है, कांस्टेंट से अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई भी हो जाए तो कांस्टेंट ही रहता है, लेकिन पूरे में मल्टीप्लाई नहीं होता है। 0 to 1 under root of x plus b into dx, use substitution method। हाँ पता नहीं, मेरे को इसका आंसर नहीं पता है बेटा, इसलिए मैं वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा आपका, है ना, ये ध्यान रखना। लेकिन देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। यार वो मैं इसको बता देता हूँ, आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि इसका आंसर बहुत लंबा होगा, आप टाइप नहीं कर पाओगे। फिलहाल मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे सॉल्व। आपको दूसरा क्वेश्चन दूंगा, उसको आप करना। जैसे कि इसमें मुझे इस चीज को मुझे इंटीग्रेट करना है, वह इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस बी, है ना, इंटू डीएक्स, डीएक्स साथ अंडर रूट नहीं, और एक्स की लिमिट है 0 से 1। वैसे तो मैं सिंपल इंटीग्रेट करता हूं तो मैं यू एज करूंगा, लेट यू इज इक्वल टू एक्स प्लस, यहां से आपका जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ यू की पावर हाफ इंटू डीएक्स, अंडर रूट ऑफ यू आ जाएगा, यू की पावर हाफ आ जाएगी। अब लेकिन dx को du में कन्वर्ट करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो du by dx की वैल्यू अगेन a आ जाएगी। यहाँ से जो dx होगा वो du by a हो जाएगा,
पुट कर दो यहाँ पे, वही 1/a बाहर आ गया, सब में 1/a बाहर ही तो आ रहा है, बाकी तो सिंपल है 1/a सब में बाहर आ रहा है, इसमें बाहर आ गया 1/a। एंड इंटीग्रेशन ऑफ u की पावर हाफ इंटू डी वन, अब सही, जो फंक्शन है वही डी वेरिएबल है, जो फंक्शन है वही वेरिएबल। हाँ, तो ऐसा होना चाहिए तभी हम इंटीग्रेट कर पाते हैं, ऐसा नहीं अलग अलग नहीं कर सकते। अब इसके बाद आपको फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस, u की पावर हाफ का फॉर्मूला भी आ जाएगा 1/a बाहर, u की पावर हाफ प्लस 1 डिवाइड बाय हाफ प्लस, है ना, ये आपने इंटीग्रेशन कर दिया, फिर आप कांस्टेंट लगा, बाद में कांस्टेंट लगा, है ना, 1/a पूरे से मल्टीप्लाई नहीं, यहां से आपका आ गया ये 2/3 इंटू u की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट, है ना। अब जो आपने u एज्यूम किया था उसको वापस से वही पुट कर दो इंटीग्रेशन करने के बाद, तो अल्टीमेटली आपका जो इंडेफिनिट का रिजल्ट आ गया वो आपका ही है, इंडेफिनिट का जो रिजल्ट आ गया वो आपका ही आ गया 2/3a, है ना, और अल्टीमेटली आपका ये आ गया, हाँ, ax प्लस b की पावर क्या हो जाएगी इसकी आपकी 3, है ना, इसको इंटीग्रेट करके आपको ये आ गया, है ना। अब इसमें लिमिट पुट कर देते हैं 0 से 1 तक, तो पहले x की जगह पे आपको क्या पुट करना पड़ेगा 1, यस, पूरे से 2/3 है तो कॉमन है, x की जगह पे 1 पुट कर प्लस b की पावर 2 माइनस 0 भी पुट करना है ध्यान रखना, क्योंकि 0 जब पुट करेंगे x की जगह पे तो ये वाला टर्म 0 होगा, ये तो बच जाएगा ना, तो माइनस b की पावर 2, है ना, b की पावर क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 2/3a, है ना, a प्लस b की पावर 3/2 माइनस b की पावर, ये अल्टीमेटली, है ना, इसमें सब्स्टिट्यूशन के साथ लिमिट भी यूज किया है ना, ये आपकी अल्टीमेटली आंसर आ गया इसका, है ना। तो इस पूरे एक्सरसाइज का पर्पस समझना, इस पूरे एक्सरसाइज का पर्पस है, इसका आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं, तो हम सब्स्टिट्यूट करके फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते हैं, इसका फॉर्मूला आपके पास फिर डेफिनेट कर दिया इसको, है ना? फिर हमने क्या कर दिया इसको लिमिट पुट करके डेफिनेट, पहले सबसे पहले इंटीग्रेट करना आना चाहिए, है ना? क्या कर लेंगे, है ना, सही है, सही बोल रहे हो आप, सर 3/2 होगा 2/3a इंटू यू की पावर 3/2, सही है, यू की वैल्यूज पुट करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे, है ना, तो इस तरह से आप आंसर करेंगे, है ना, तो जल्दबाजी नहीं करना, आराम से करो, है ना, तो इजीली कर सकते हैं। सर जो आप फॉर्मूला शीट भेजोगे उसमें सब आंसर फॉर्मूले लिखे होंगे, क्या चीज, जो सर आप हाँ फॉर्मूला देखो, जो फॉर्मूले किसी भी आपको मॉड्यूल में मिल जाएंगे, मॉड्यूल में मिल जाएंगे, एनसीईआरटी की जो बुक है ना उसमें मिल जाएंगे फॉर्मूले, कई जगह आपके पास मॉड्यूल है उसमें भी फॉर्मूले मिल जाएंगे, किसी बुक में फॉर्मूले तो दिए होते हैं, और जो बेसिक फॉर्मूले यूज होंगे मैंने लिखवा भी दिया है, वो थोड़े से हायर लेवल के फॉर्मूले हैं, वो कभी कभी यूज होंगे, जो मैंने 8-10 फॉर्मूले लिखाए हैं ना ज्यादातर यही यूज होंगे, कुछ हायर लेवल के फॉर्मूले होते हैं जो कि कुछ क्वेश्चंस में यूज होते हैं, वो मैं भेजूंगा, आप ग्रुप ज्वाइन कर लोगे ना तो उसमें आपको मिल जाएगा, ये आपका है। तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना, चलो पहले 2 क्वेश्चन कर लो, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस, फर्स्ट एंड सेकंड करना सारे ही हैं, लेकिन क्लास में आप पहले 2 कर लो।
इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, घर पे करना। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस क्लास में कर लो, बाकी आप घर पे कर। विवेक देखता हूँ मैं आंसर, मुझे किसी का भी आंसर इसमें मेरे पास लिखा हुआ नहीं है। हाँ अभी बताऊंगा बेटा, इसी को ले लेंगे ना, इसी को लेंगे तो इसमें तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इसमें फर्स्ट में तो सीधे फॉर्मूला ही पता होता है आपको, सेकंड में सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। अच्छा एकाग्रा मैं चेक करता हूँ अभी क्या आंसर आ रहा है। 2-3 आंसर मेरे पास आए हैं, मुझे उसमें से चेक करना पड़ेगा, है ना। लेकिन तीनों आंसर जो है ना वो अलग अलग आए हैं। एक आंसर 1 आ रहा है, एक आंसर -1/2 आ रहा है, एक आंसर 0 आ रहा है। फिर तो मुझे देखना पड़ेगा क्या आंसर आ रहा है इसमें। चलो लेट मी एक्सप्लेन, है ना, मैं एक्सप्लेन करता हूँ दोनों क्वेश्चन को, आप अपने आंसर मैच कर लेना और बाकी भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। अंकुश देखते हैं, अच्छा आपने आंसर मॉडिफाई कर दिया, 1 कर दिया उसने। चलो ठीक है, तो मैं मान के सर चलता 1 हूँ कि नहीं, दोनों, 0 अच्छा 0 कर दिया। चलो चेक यस सर। चेक करता हूँ मैं, अभी चेक करता
देखो जैसे मुझे इसको सॉल्व करना है ना, तो अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ cos ax। अरे तो फॉर्मूला पढ़ा आपने भाई, a की जगह पे यहाँ पे 2 आ गया है, तो cos ax dx का इंटीग्रेशन जो था वो sin ax 1/a बाहर आ गया प्लस का उसमें, है ना, और sin ax का cos माइनस cos ax by 1/a प्लस कांस्टेंट, तो इसको सीधे फॉर्मूले से इंटीग्रेट करते हैं, कोई सब्स्टिट्यूशन यूज करने की जरूरत नहीं है ना। आपको होता है इंटीग्रेशन ऑफ sin x ax dx का होता है माइनस 1/a cos ax प्लस कांस्टेंट, और सीधे इंटीग्रेट कर दो, 2 नीचे आ जाएगा, वो हाफ हो जाएगा ये, और cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा, sin 2x, है ना, प्लस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अगेन हाफ बाहर आ गया, माइनस साइन आ गया, और ये कन्वर्ट हो गया सर cos 2x रह जाता है या x हो जाता है वो? नहीं, वो 2x ही रहते हैं, जैसे अच्छा cos सर, ax है ना, यहाँ पे तो x x में नहीं कन्वर्ट होता है, सिर्फ a नीचे आ जाता है। ये आपने कर लिया और हाफ यहाँ से बाहर ले लो, तो आपका आंसर जो आ गया इंडेफिनिट का ये आ गया sin 2x माइनस cos। अब लिमिट पुट करना है आपको, अरे लिमिट कहां से कहां तक पुट करना है, 0 से लेके π/2, एकदम सब लिमिट आप पुट करोगे, हाफ को पूरा बाहर ही ले लो, पहले sin x की जगह पे π/2 पुट करेंगे, यहाँ पे sin पाई हो जाएगा, माइनस यहाँ पे cos पाई हो जाएगा, अपर लिमिट पुट कर दिया, माइनस 0 पुट करते हैं, यहाँ पे sin 0 हो गया, माइनस यहाँ पे cos 0, पूरा लिमिट पुट करना है कहां कहां, पहले x की जगह पे हर जगह π/2, फिर x की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। अब आप देखो sin 180 डिग्री कितनी होती है, 0 होती है, पहला टर्म तो 0 हो गया, माइनस cos 180 डिग्री -1 होता है, तो +1 हो गया, ये चीज आ गई, माइनस sin 0 तो 0 होता है और cos 0 1 होता है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख दो -0 cos 0 की वैल्यू 1 है, तो अल्टीमेटली 1 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे हाफ बाहर है और ये 1 और 1 ऐड हो जाएंगे, फिर 2, अल्टीमेटली आंसर जो होगा 1 जिन्होंने भी भेजा था उनके आंसर से, हाँ 1 जिन्होंने भी भेजा था उसके आंसर के अंदर, ऐसे हम इसको करते हैं। जैसे इसका तो मुझे थोड़ा सा फॉर्मूला पता था, मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया, इसका मुझे कोई फॉर्मूला नहीं पता, तो मुझे u एज्यूम करना, u इक्वल टू हो जाएगा 4 - 2x, जो 4 - 2x है इसको मैंने u ले लिया, जैसे मैं इसको u लूंगा तो यहाँ पे बच जाएगा dx/u, तो हम ऐसे तो कर नहीं सकते, dx को du में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट कर, 4 का तो 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, तो -2, यहाँ से dx की वैल्यू जो आ गई है ना, वो आपकी आ गई -du/, और इस dx को आप यहाँ पे करो, तो माइनस हाफ बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ du/u, है ना। अब आप थोड़ा देखो कौन सा फॉर्मूला होता है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dx/x, ln x, है ना, कि dx/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x, तो du/u का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln -हाफ ln प्लस कांस्टेंट, क्योंकि डेफिनेट है तो कांस्टेंट नहीं भी लगाओ तो चलेगा, जैसे मैं यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं लग रहा है ना, नहीं भी लगा तो चल जाएगा, u की वैल्यू वापस से पुट कर दो, यहाँ से आपका आ गया -हाफ ln ऑफ 4 - 2, है ना। अब इंपॉर्टेंट चीज आ गई, यहाँ तक तो इंडक्टेड हो गया है, अब इसमें लिमिट पुट कर दी, कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 से लेके 1, तो पहले x की जगह पे हम 1 पुट करेंगे, फिर x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 0, यहाँ से आ जाएगा -हाफ ln ऑफ, जब 1 पुट करेंगे तो ln ऑफ 2 बच जाएगा, माइनस जब 0 पुट करेंगे तो ln ऑफ 2,
हाँ, और पता है कि लॉग के बीच में जब माइनस साइन होता है ना, लॉग के बीच में जब भी माइनस साइन होगा ना, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं ना। ये आप लॉग की प्रॉपर्टी होती है, ये जो ये दो प्रॉपर्टी आप लिख लो यहाँ पे, एल एन ए प्लस एल एन बी इक्वल टू एल एन ऑफ ए बी हो जाए, और एल एन ऑफ ए माइनस एल एन ऑफ बी, ये एल एन ऑफ ए बाई बी हो जाए। माइनस साइन होता है, डिवाइड करके हम इसको लिख सकते हैं। अल्टीमेटली आपका आंसर देखो कितना आ जाएगा, 2/4। यहाँ पे आपका आ गया, इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे अल्टीमेटली आपका आंसर ये आ जाएगा -12 ln ऑफ, है ना। यहाँ से माइनस साइन आएंगे तो उसको उल्टा कर सकते हैं, हाफ ऑफ ln, ये आपका हाफ ऑफ ln। थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है सर अगर हम u को 1/4 - 2x लेके करें तो ठीक है सर? नहीं, लेकिन बेटा आपका पर्पस आप समझो, पर्पस है फॉर्मूले के फॉर्म में आना, फॉर्मूले के फॉर्म में लाना पर्पस है, तो उसके लिए सब्स्टिट्यूशन हम वैसे ही लेते हैं जिससे वो फॉर्मूला के फॉर्म में आए। कोई रैंडम कोई भी चूज नहीं कर सकते हैं, वही चूज करेंगे जिससे वो फॉर्मूले के फॉर्म में आ जाए। सर उधर से भी एक नंबर आ रहा है सर। हाँ, जैसे इसको आप यू ले लोगे ना, हम तो समझ रहा हूँ आपकी बात, तो उससे कुछ पावर के टर्म्स में आ जाएगा, उसको आप जानते ही नहीं होगे। यस सर। उसको आप जानते ही नहीं होगे सर, थोड़ा सा मतलब सिंपल करने की कोशिश, तो ऐसा लगता है cos इसको 2x डायरेक्ट। सर cos 2x प्लस sin 2x वाला क्वेश्चन में हाफ क्यों इनटू हुआ? ये बेटा सब्स्टिट्यूशन की वजह से ये फॉर्मूला होता है ना, cos ax dx 1/a sin ax होता है ना। यहाँ पे a की जगह पे 2 आ गया ना, यहाँ पे हाफ आ गया, है ना। अब इसमें देखो ओके इसको अगर सर। मुझे करना था ना, वही u इक्वल टू मैं 2x ले लूंगा, एक हाफ डिवाइड हो जाएगा ना, ये दोनों फॉर्मूला में यहाँ पे वो हाफ आ ही जाता है, 1/a जैसे बाहर आता है ना, यहाँ पे a की जगह पे 2 है तो हाफ बाहर आ गया। ओके थोड़ा सा ये दोनों क्वेश्चन रिवाइज करना, और वो जो क्वेश्चंस बाकी भी हैं उसको भी अटेम्प्ट करो, नेक्स्ट कल की क्लास में वो डिस्कस होगा। सर यहाँ पे जो log 2 है इसका बेस क्या है? लॉग 2 का बेस क्या होगा? आज इसका बेस ई होता है, ln हम लिखते हैं ना ऐसे, ln जब लिखते हैं तो इसका मतलब होता है लॉग ऑफ ई। और ई क्या है सर यहाँ अगर पे? एक्सपोनेंशियल नंबर होता है, नेचुरल लॉग बोलते हैं। लॉग जब लिखते हैं तो इसका बेस 10 है, ये नया लिखने का तरीका है। जब एलजी पूरा लॉग लिखोगे तो उसका बेस 10 है, और जब नेचुरल लॉग या ई लिखते हैं तो उसको एलएन, तो कंफ्यूजन होती है ना वही बेस की। जैसे सर मैंने cos लिखा x था, का आपको बेस पूछने की जरूरत ही नहीं, मैंने अगर बस एलएन यहीं लिख दिया तक सॉल्व करना है। बस यहीं तक, ये हो गया खत्म काम, यहाँ पे आंसर आ गया। वैसे ln2 की वैल्यू पता होती है मुझे कि 0.692 होती है, लेकिन आप मत पूछो ऐसे। इस चीज का इंटीग्रेशन 0 से 1 तक ही होगा, कैसे किया ये इसका ध्यान रखना। ये अज्यूम किया, ये आ गया, ऐसा नहीं चलेगा, ये पुट किया तो ये आ गया। अब du by u का क्या हो जाएगा, dx by x का log x होता है, log u। u को वापस से पुट कर दो जो आपने अज्यूम किया था, ये पुट कर दिया, फिर लिमिट 1 पुट किया तो log 2 आ गया, 0 पुट किया तो log 4, है ना। अब उसके बाद मैंने एक प्रॉपर्टी यूज कर ली, log a माइनस log b क्या होता है, log a by b होता है, तो यहाँ से log 2/4 हो जाएगा तो log हाफ आ गया, और बाहर से माइनस साइन हटाएंगे फिर 2 पर चला जाएगा, a पावर 2 पर चली जाती है, हाफ ऑफ ln, तो ये जस्ट हमने पढ़ा कि किस तरह से हम इंटीग्रेट करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में अभी यही कंटिन्यू होगा, प्लस व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन फिजिक्स। भाई कल की क्लास में इंटीग्रेशन आपका खत्म हो गया, थोड़ा तो हम और इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे इंटीग्रेशन को, बहुत सारे क्वेश्चंस करके मेन इंपॉर्टेंट कुछ पढ़ेंगे कि भाई किस तरह से हम फिजिक्स में इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग। सर cos थीटा का इंटीग्रेशन तो सर sin थीटा होता है, तो सर cos 2x का तो sin 2x होना चाहिए। सर हाफ कहाँ से आया?
यही तो आप समझ नहीं रहे बेटा, तो ये फॉर्मूला नहीं है। यही तो मैं पूरे लेक्चर का जो रिजल्ट था वो यही तो था कि आपने बोला कि साइन 2x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। आप ये अगर लॉजिक दे रहे हो ना कि साइन एक्स डी एक्स अगर माइनस कॉस एक्स होगा प्लस कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x प्लस कांस्टेंट। ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। इसको हम प्रॉपरली सॉल्व करना होगा, है ना। सर साइन अगर एक्स यहाँ पे 2dx होता तब हम कर सकते हैं ना, मतलब नहीं, d टू बाहर 2x। होकर कर दो। मेरी बात सुनो, पहले इसको देख लो। ये नहीं कर सकते, गलत है। ये साइन एक्स का फॉर्मूला है, साइन 2x का नहीं। पहली बात, इसके लिए हम क्या करेंगे, u इक्वल टू 2x एज्यूम करते हैं। तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा साइन u इंटू डी एक्स। अब ये u है तो यहाँ पे dx du में कन्वर्ट होगा, यहाँ से du बाई डी एक्स आएगा, तो du बाई डी एक्स 2 हो जाएगा। यहाँ से जो dx की वैल्यू होगी वो du बाई 2 आ जाएगी। वो 2 इसलिए आता है यहाँ, जब हम यहाँ से dx की वैल्यू पुट करेंगे ना, ये हाफ एक बाहर आ जाएगा और आपका हो जाएगा साइन u डी, है ना। ऐसा लॉजिक गलत है कि साइन एक्स dx का ये होता है तो साइन 2x का सिर्फ ये होगा, ये गलत फॉर्मूला है। ये हाफ आ गया, सही है। जैसे साइन एक्स dx है वैसे साइन u डी है, तो हम लिखेंगे माइनस हाफ कॉस प्लस कांस्टेंट, और u की जो वैल्यू आपने एज्यूम की थी 10 से पुट कर दो, तो माइनस हाफ इंटू कॉस 2x प्लस। तो इसलिए आता है क्योंकि आप इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हो, ऐसा करना गलत, ये नहीं बोल सकते। तो इसलिए तो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि भाई कभी भी अगर ऐसा दिया हो cos ax dx, तो ये sin x नहीं होता है, 1 बाई ए होता है sin x, है ना। 1 बाई ए डिवाइड होता है आपके से सब्स्टिट्यूशन मेथड। सर किसी का भी इंटीग्रेशन करना हो तो बस हमें ये इंश्योर करना होगा कि जो भी फंक्शन गिवन है उसके साथ जो वेरिएबल है और जो d के साथ वेरिएबल है वो सेम हो हमेशा। सेम होनी चाहिए, उसके बिना तो हम इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते, अलग अलग सर वेरिएबल के पर साथ इसमें अलग अलग थे इसलिए हमें ये करना पड़ा। सेम किया। जैसे यहाँ पे मैंने u एज्यूम कर लिया, तो ये आपका u एंड dx आ गया, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ से dx की वैल्यू करके सेम कर दो आप, सही है साइन u डी, ये गलत चीज फॉर्मूला है, ऐसा नहीं कर सकते। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, टाइम भी काफी हो गया, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप आज का लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज करें। बाय बाय। ओके सर। सर हाँ बोलो बेटा। सर मैंने आपको मेरे तरीके का सर एक सोल्यूशन भेजा है, सर आप वो चेक कर सकते हैं सर। क्या चीज किया है बेटा? सर मैंने जो जब u को 1/4 माइनस 2x करके किया सर, उधर से भी एक आंसर आ रहा है सर। आप मुझे मैसेज कर देना मेरे नंबर पे, इसमें मत करो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दो, क्योंकि अभी तो मेरी क्लास होगी ना, तो बाद में मैं चेक कर लूंगा। हाँ नेक्स्ट वीक से वेक्टर स्टार्ट होगा, डेफिनेटली नेक्स्ट वीक से वेक्टर स्टार्ट होगा। आप मुझे मैसेज कर दो, है ना। थैंक यू।